दोस्तों नमस्कार। ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। आज आपका फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। फिजिक्स में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। दोस्तों कापी और पेन निकाल लीजिए और नोट करना शुरू करिए। और कॉन्सेप्ट आज आपका गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी मैं समझता हूँ आज क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण हेडिंग लगा लीजिए आप। गुरुत्वाकर्षण बल को पहले हम समझते हैं कि आखिर गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप जैसा कि जानते होंगे कि न्यूटन ने हमको सबसे पहले ये बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। हालांकि इसके पहले बहुत सारे भारतीय वैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आर्यभट्ट, लेकिन उस समय उसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे और ना ही उतना एक्सप्लेनेशन हो पाया था। तो सबसे पहले जो श्रेय दिया जाता है वो न्यूटन को ही दिया जाता है। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में शायद इसके बारे में जिक्र किया था, ऐसा किताबों में मिलता है। लेकिन मॉडर्न साइंस में अगर सबसे पहले किसी ने बताया तो वो न्यूटन साहब ने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। आइए हम चर्चा करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। तो न्यूटन ने जो अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 ईस्वी में, दोस्तों 1687 ईस्वी में, डेट लगभग इतनी ही है, अगर कुछ मिस्टेक होगा उसके लिए क्षमा करिएगा। अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जिक्र किया था। तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या कल्पना की या क्या एक्सप्लेनेशन किया, इसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब उनका कहने का था कि ब्रह्मांड में हर प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है, ठीक है, और वो जिस बल से आकर्षित करती है उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये उन्होंने बता दिया था। तो उसकी डिफिनीशन को हम कैसे डिराइव करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो आइए हम लिखते हैं उसके बारे में। तो उन्होंने क्या बताया, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। दोस्तों अगर टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है तो मेरी आपसे एक रिकमेंडेशन होगी कि आप कॉपी और पेन लेकर डायरेक्ट हमारे साथ ही डिफिनीशन को लिखते चलिए, ठीक है, जिससे जल्दी से जल्दी हम टॉपिक को क्लियर कर सकें। तो अब जैसे मैं लिख रहा हूँ साथ साथ मेरे आप भी लिखिए, क्योंकि मैं बोलते हुए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। यह परिघटना जो होती है इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यह परिघटना गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, ठीक है। दोस्तों यही न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, और इस परिघटना को हम गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं,
ठीक है, तो ये उन्होंने बताया। तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कैफ है और ये एक पेन है, इनके बीच क्यों आकर्षण बल नहीं काम कर रहा है? तो इसके लिए न्यूटन ने नियम दिया कि आखिर इसके बीच जो बल है वो हम फील क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मीन्स जितना ज्यादा पिंड का द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा आकर्षण बल होगा। तो इसका द्रव्यमान बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। सो इसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम इसको फील नहीं कर पाते हैं। बट पृथ्वी की बात करें, चंद्रमा की बात करें, तो इनका मास बहुत ज़्यादा है, इसकी अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके बीच का जो आकर्षण बल है हम अनुभव कर पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुत्व बल के कारण ही कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है। चंद्रमा पृथ्वी की तरफ चक्कर लगाती है, उसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल का एक रोल होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, उसमें भी गुरुत्वाकर्षण का एक अहम रोल होता है। ठीक है दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण बल किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। ठीक है, और दोस्तों किस पर डिपेंड करता है? दो पिंडों के बीच की जो दूरी होगी, जो दो पिंडों के बीच की दूरी होगी, मान लीजिए इसकी बीच की दूरी अगर ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, और जैसे जैसे ये करीब आएंगे इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता चला जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो पिंडों के बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी कम हुई तो आकर्षण बल बढ़ गया, दूरी अगर ज्यादा हुई तो आकर्षण बल कम हो गया। ठीक है, यही उन्होंने बताया था। अब इसको एक फिजिक्स की भाषा में, एक मैथमेटिकली अगर इसको लिखना हो तो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था, तो आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने बताया था, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम, यहाँ लिखिएगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। दोस्तों हम शार्ट में लिखेंगे, पूरा लिखेंगे नहीं यहाँ पे, बाकी चीज किताबों में दी हुई है, हर जगह से आप पढ़ सकते हैं। हमारा यहाँ मेन मोटिव ये होता है कि आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ठीक है, उसमें साथ साथ हम कुछ चीजें लिखा भी गए हैं, तो जिससे कहीं भी आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं या किसी नोट से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे चीजें आपको समझ में आ जाए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप कहीं भी किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम शार्ट में थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने क्या बताया? सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो उनका पहला नियम यही था। पहला नियम क्या बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल, इस गुरुत्वाकर्षण बल, अगर इसको यफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं बल को यफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल यफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। देखो m क्या है, m1 क्या है? एक पिंड का द्रव्यमान, m2 क्या है? दूसरे पिंड का द्रव्यमान। भाई आकर्षण होगा तो दो वस्तुएं चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान m1 हो गया, एक का m2 हो गया। उन्होंने कहा इनका जो गुणनफल होगा इसी के अनुक्रमानुपाती होगी, मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा आकर्षण बल होगा। दूसरा उन्होंने बताया कि जो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल ये जो है पिंड के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, मैंने लिखा है 1/r²। यहाँ पे r क्या है? हम इसको कैपिटल R से लिख देंगे। ठीक है, r²। देख रहे हैं r क्या है? जहां पर पिंड के बीच की दूरी है, और m1 m2 क्या है? पिंड का द्रव्यमान। उसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए होंगे।
ये देखिए दोस्तों, ये है m1 m2 क्या है, यहाँ पे दिएगा जहां, अच्छा पहले पूरा नियम को डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद कर सकते हैं। तो दो नियम हो गए, गुरुत्वाकर्षण बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, गुरुत्वाकर्षण बल इनटू 1 अपान डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हो जाएगा f अनुक्रमानुपाते या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इनटू m2, और देखिए ये हो जाएगा अपान r स्क्वायर। देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप जानते हैं फिजिक्स का ये नियम होता है कि जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं और इक्वल लिखते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो कांस्टेंट यूज होगा वो होगा f इक्वल टू g m1 m2 अपान r स्क्वायर। यही उनका पूरा नियम था, यही सूत्र पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, ठीक है, इन्हीं दो पिंडों के बीच में कार्य कर रहा है। f इक्वल टू g m1 m2 अपान r स्क्वायर। आइए देख लेते हैं इसमें कौन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पहले इसको नोट कर लीजिएगा, आपके पास 30 सेकंड है, फर्स्ट नोट करिए। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, पहला गुरुत्वाकर्षण बल इधर के प्रोपोर्शनल गुरुत्वाकर्षण बल 1 अपान r स्क्वायर। ठीक है, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जहां पर यह क्या शो कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है m1 m2 क्या है, m1 m2 क्या है, पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, पिंड का मतलब वस्तु हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम पृथ्वी को भी एक पिंड मान सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा पिंड है। ठीक है, और एक जो है चंद्रमा है उसको भी पिंड मान सकते हैं। तो मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें मास हो उसको हम पिंड यहाँ पे कह सकते हैं। तो पिंड का द्रव्यमान हो गया। आर क्या है, ये सबसे बहुत खास चीज है। आर है पिंड के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, R इक्वल टू पिंड के बीच की दूरी। अब यहां से आपको देखने में स्पष्ट हो जा रहा होगा कि देखिए आपको ये तो कंफर्म होगा कि नीचे अगर अपान में वैल्यू अगर बढ़े, तो यहाँ पे क्या होगा, ये f की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और ये वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती है और ये अनुक्रमानुपाती है। इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि पिंड का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उनके बीच आकर्षण बल काम करेगा। इसका मतलब उतना ही ज्यादा उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है, जितना ज्यादा दूरी होगी, पिंडों के बीच की दूरी जितना बढ़ेगी उतना ही आकर्षण बल कम हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा नियम दिया था न्यूटन ने, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम इससे निकालेंगे जी का मात्रक। ठीक है, अभी इससे हम जी की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको साफ करते हैं। ये नोट हो गया आप सबका, f इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। ठीक है, आइए जरा इसको फिगर के द्वारा थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है, एक कोई दूसरा पिंड है इसका द्रव्यमान m2। ठीक है, इनके बीच की दूरी को मैंने मान लिया r, इनके बीच की दूरी को मैंने मान लिया क्या, r मान लिया। ठीक है, और इनके बीच जो आकर्षण बल काम कर रहा है, मतलब कि इन पिंडों को जो खींच रहा है, दूसरे को जो खींच रहे हैं, जो आकर्षित कर रहे हैं दूसरे को, इनके बीच एक आकर्षण बल काम कर रहा है। वही जो बल है उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे।
ओके, ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। सबसे पहले इसको 1687 ईस्वी मतलब 17वीं शताब्दी में न्यूटन साहब ने इसके बारे में हमको बताया था और उस संबंध में हमको नियम दिए थे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए समझते हैं हम जो गुरुत्वाकर्षण में जो कैपिटल जी था वो क्या है। जो कैपिटल जी मेंशन हुआ था उसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है दोस्तों, दो तरीके के जी होते हैं, एक होता है स्मॉल जी और एक होता है कैपिटल जी। जो कैपिटल जी होता है उसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में फिक्स होती है, मतलब कहीं भी बदलती नहीं। बट स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यू अलग अलग सतहों पर, मतलब चंद्रमा पर कुछ और होगी, पृथ्वी पर कुछ और होगी, मंगल ग्रह पर कुछ और होगी, वो स्मॉल जी की वैल्यू होती है, वो चेंज होती रहती है। जो स्मॉल जी होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और जो कैपिटल जी होता है उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, एक बार मैं फिर रिलेशन लिख रहा हूँ, F = G m1 × m2 अपान r²। इसके बारे में आपको पता चल ही चुका है। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं हम कैपिटल जी के बारे में। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे नोट में लिखिएगा, कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, जिसका मान पूरे ब्रह्मांड में नियत होता है। ठीक है, जिसका मान पूरे ब्रह्मांड में नियत होता है, मतलब इसका मान कहीं बदलेगा नहीं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जी का मान होता क्या है। ठीक है, जी का मात्रक क्या होता है, इससे प्रश्न भी आता है। एक तरफ तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, बट फैक्ट अगर आपसे पूछ लेता है जी का मान क्या होता है, जी का मात्रक क्या होता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल नोट कर लीजिए, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान पूरे ब्रह्मांड में नियत होता है, कहीं भी बदलता नहीं है। आपसे कोई पूछे कैपिटल जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा, जो अभी बताएंगे, जितना मान होता है उतना ही रहेगा। पृथ्वी पर क्या होगा, जितना उसका मान होता है उतना ही रहेगा। 6.67 × 10⁻11 होता है, वो चंद्रमा पे भी रहेगा, पृथ्वी पर भी रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं उसके मान के बारे में। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो जी का मान, कैपिटल जी का मान क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। देखो, एम फॉर न्यूटन, एम फॉर मीटर स्क्वायर और केजी फॉर किग्रा स्क्वायर। ये मात्रक आप याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है। कैपिटल जी का मात्रक आप या तो रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, बट हम एक चीज तरीका बता रहे हैं आपको जिससे आपको इसका जो मात्रक है रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप जानते थे, एक साइड में देख लीजिए, यहाँ पर इसको नोट मत करिए, बस समझ लीजिएगा। देखिए, चूंकि देखिए F = मैंने क्या लिखा अभी, G m1 m2 अपान r²। अब ये डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको इक्वेट करते हैं, मान इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा तो आप सभी को पता होगा, है ना। तो तिर्यक गुणा के लिए ये हो जाएगा क्या, r²। ठीक है, देखिए तिर्यक गुणा हुआ, इधर क्या हुआ, 1 का इसमें गुणा हुआ, G m1 m2 अपान r²। ठीक है, अब हम अगर जी को इक्वेट करें, मतलब जी को यही रहने दें, क्या लिखना होगा ना, जी m1 m2, अगर जी को हम यही रहने दें तो m1 m2 कहाँ जाएगा, इसके अपान में आ जाएगा। दिस इंप्लाई f r² अपान
m1 इंटू m2 इक्वल टू जी। देख रहे हैं जी क्या निकल के आ रहा है, जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 इंटू m2 इक्वल टू जी। ठीक है, यहां से अगर हम मान लें कि जो पिंड का द्रव्यमान है वो 1 किलो का है, जो दो पिंड हैं वो 1-1 किलो के हैं, और उनके बीच जो आकर्षण बल काम कर रहा है वो, उनके बीच जो आकर्षण बल काम करेगा वही गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट अगर करें तो यहाँ से आप जो इसका मात्रक निकल के आएगा, देखिए जी का मात्रक यहाँ कैलकुलेट करना है ना, जी का मात्रक यहाँ से देखिए यफ का मात्रक क्या होता है, यफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, देखिए न्यूटन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर क्या है, दूरी है, दूरी है तो उसका मात्रक मीटर होगा, देखिए मीटर, देखिए स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर। ठीक है, देखिए अपान में है तो अपान कर दीजिए, किग्रा, किग्रा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखिए यम1 द्रव्यमान होता है, 2 बार है तो किग्रा का स्क्वायर, तो ये होता है जी का मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप निकालने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर ये फार्मूला आपको याद है, F = G(m1m2) अपान r² अगर फार्मूला आपको याद है तो निश्चित तौर पे आप इसका मात्रक भी निकाल लेंगे। ठीक है, आप देखिए इसको मैंने इक्वेट कर दिया, जी का मात्रक यहाँ निकालना है हमको, जी को मैंने इक्वेट किया। ठीक है, जी का मात्रक हमको क्या निकल के आया, देखिए न्यूटन मीटर का स्क्वायर और बटे किग्रा स्क्वायर। ठीक है, तो जी की वैल्यू क्लियर हो गई और जी का मात्रक क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है दोस्तों, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, आइए अब जी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में डिस्कशन हो गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में डिस्कशन हो गया। ठीक है, जी का मान आपको क्लियर हो गया, कितना है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जी का कैपिटल जी के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। ठीक है, कैपिटल जी के बारे में तो जान गए, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है दोस्तों, एक्सीलरेशन त्वरण के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर से चर्चा करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है त्वरण के बारे में न जानते हो। तो त्वरण होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। जब ये चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी तो हम गुरुत्वीय त्वरण को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो त्वरण क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th और 10th की बुक में कि वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब इससे यह स्पष्ट हो गया कि जहां पर वेग में परिवर्तन होगा, जहां पर वेग में परिवर्तन होगा वहीं पर त्वरण उत्पन्न होगा। समझ आ रहा है इसकी जो डिफिनेशन। तो साइड में आप त्वरण, नॉर्मल त्वरण के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। अच्छा, वेग का जो है देखिए मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, सेकंड, और बटे समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ फाइनली क्या निकल के आएगा, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
इसको साइड में आप जानते रहिए कि त्वरण बराबर होता है वेग पर मीटर समय। तो मात्रक अगर हम कैलकुलेट करें, वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड होता है, सबको पता होगा, और बटे समय का मात्रक भी सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड सेकंड मिलके नीचे अपान में दोनों आ जाएंगे, तो सेकंड का स्क्वायर हो गया, तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों त्वरण तो आप समझ में आ गया। त्वरण ये स्पष्ट हुआ कि जहां पर वेग परिवर्तन होगा वहीं पर त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ से बनारस के लिए जा रहे हैं, आपकी स्पीड 50 किलो मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, मान लीजिए ऐसा, और आप सेम समान गति से जा रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर ही आपकी जो है गति है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि आपकी गति में त्वरण कितना उत्पन्न हुआ, तो आप कहेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर वेग परिवर्तन हुआ ही नहीं। जब वेग परिवर्तन ही नहीं हुआ तो त्वरण 0 हो गया। बट अगर आप जा रहे हैं और आपकी गति में निरंतर, जैसे 30 की स्पीड से आप जा रहे हैं, तो 30 से 35 हुआ, 35 से 40 हुआ, ठीक है, मतलब आपकी गति में परिवर्तन हो रहा है। इसी परिवर्तन को, जो वेग में जो परिवर्तन होता है, इसी को त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे त्वरण कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। जैसे आप एक्सीलेटर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उसको एक्सीलेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जब एक्सीलेटर लेते हैं तो गति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे एक्सीलेटर लेंगे वैसी गति आपकी बढ़ेगी, उसको स्लो कर देंगे तो एक्सीलेटर गति जो है कम हो जाएगी, ठीक है। तो जहां पर वेग परिवर्तन होगा यानी वेग में वृद्धि होगी, उसे बोलेंगे त्वरण बोलेंगे, ठीक है। और मान लीजिए आप किसी स्पीड से जा रहे हैं और आपके वेग में थोड़ा कमी आ रही है, तो उसे बोलते हैं मंदन। मतलब आप जा तो रहे हैं, वेग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वृद्धि ना होकर क्या हो रहा है, उसमें कमी आ रही है, तो उसे बोलते हैं मंदन, ठीक है। वेग परिवर्तन की जो ऋणात्मक दर होती है, एक तरीके से आप जा रहे हैं कहीं, लेकिन आपके वेग में ऋणात्मक परिवर्तन हो रहा है, मतलब आपकी वेग में कमी आ रही है, उसे मंदन कहेंगे। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है और वो पॉजिटिव हो, मतलब बढ़ रहा है, उसे कहेंगे त्वरण। अब सब आपको त्वरण के बारे में तो स्पष्ट हो गया होगा। आइए अब समझते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या है। दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण भी एक तरीके का वेग परिवर्तन ही है वस्तु में, लेकिन जो ये वेग परिवर्तन हो रहा है ये पृथ्वी के गुरुत्व के कारण हो रहा है। सपोज दैट आप कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, तो इसके वेग में ऐसा नहीं कि आप इसकी जो भी स्पीड होगी एक समान रहेगी, जो यहाँ होगी वहीं कुछ दूरी नीचे ऊपर होगी, ऐसा नहीं है। वेग में निरंतर इसके वेग में वृद्धि हो रही है। जैसे आप अगर 10 तल्ले की बिल्डिंग से अगर किसी वस्तु को फेंकें, गिराएं, तो उसका वेग जो है अगर यह ऊंचाई पर कुछ और होगा तो थोड़ी और नीचे आएगा, तो उसकी वेग में और वृद्धि हो जाएगी। जैसे जैसे करीब पहुंचेगा पृथ्वी के, वैसे वैसे उसके वेग में वृद्धि होती जाएगी। इसका मतलब इससे स्पष्ट हुआ कि कोई वस्तु जब ऊपर से गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन क्या है? पॉजिटिव है। उसके परिवर्तन में वृद्धि हो रही है, उसके वेग में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसका मतलब यह है कि उसमें त्वरण है, ठीक है। तो उसी त्वरण को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो आइए इसकी डिफिनेशन को हम थोड़ा लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की सतह पर गिर रही वस्तु के वेग में प्रति सेकंड वृद्धि होती है, किसी भी ऊंचाई से अगर पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु गिराएंगे तो वस्तु के वेग में प्रति सेकंड वृद्धि होती है, जिसके कारण वस्तु के वेग में एक त्वरण उत्पन्न होता है। वस्तु के वेग में एक त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए वृद्धि होती है जिसके कारण वस्तु के वेग में एक त्वरण उत्पन्न होता है।
यह त्वरण किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? पृथ्वी के गुरुत्व के कारण हो रहा है। यहाँ पे कोई एक्सीलरेटर नहीं ले रहे हैं आप, उसकी स्पीड को बढ़ा नहीं रहे, बल्कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही उसके वेग में वृद्धि हो रही है। तो इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? वस्तु के वेग में त्वरण उत्पन्न होता है। चूंकि यह वृद्धि पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होती है, इसलिए इस प्रकार के त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। दोस्तों देखिएगा, डिफिनेशन आपको लग रही होगी बड़ी, मैं इसकी छोटी डिफिनेशन भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अभी तक आप केवल ये पढ़े होंगे कि पृथ्वी के गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए एक स्पष्ट है कि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की सतह पर गिर रही वस्तु के वेग में प्रति सेकंड वृद्धि होती है। भाई जब वेग में वृद्धि होगी तभी त्वरण उत्पन्न होगा, जिसके कारण वस्तु के वेग में एक त्वरण उत्पन्न होता है। यह वृद्धि पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होती है, इसीलिए इस प्रकार के त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका करेक्ट डिफिनेशन। बस 5 मिनट का समय मैं और लूंगा आपका, फिर मैं वीडियो को क्लोज करता हूं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से। अक्सर प्रश्न पूछता है कि जी का मान क्या है, जी सदिश है कि अदिश है। तो यहाँ लिख लीजिएगा एक पॉइंट बना के, जी एक सदिश, राशि है। ठीक है, ये तो हो गया होगा आपका, सुधार कर रहे हैं। जी एक सदिश राशि है। जी का मान जो होता है वो मैंने बताया अभी का। जी का मान अलग अलग सतहों पर अलग अलग होता है। पृथ्वी पर कुछ और होगा, चंद्रमा पर कुछ और होगा, मंगल ग्रह पर कुछ और होगा। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जी का मान 9.8 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये है पृथ्वी पर। ठीक, जी का मान 1.6 मीटर बटे सेकेंड चंद्रमा पर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज यहीं पे मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। आगे का जो टॉपिक, अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, मैं इसको अगले वीडियो में आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तो ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिए और लगातार अपनी तैयारी में बने रहिए। जहाँ तक कोशिश हो रही है, हम लोग आपको बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।